नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महंगाई के सपोर्टरों के अच्छे दिन आने वाले हैं, सुपर अच्छे दिन। उन्हें फिर से मध्यम वर्ग को गर्व से समझाने का मौका मिलने वाला है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम को राष्ट्र के नाम योगदान समझें। 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदना बहुत जरूरी है इस वक्त। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पिछले साल महंगाई के इन सपोर्टरों ने करके दिखा दिया। वैसे तो आज भी महंगाई कम नहीं हुई है, लेकिन उस वक्त जब जनता की कमाई आधी हो गई थी, महंगाई के ओले पड़ रहे थे, तब बिना छाता लिए महंगाई के ये सपोर्टर उसी जनता को समझा रहे थे कि महंगाई पर ध्यान ना दें, देश का विकास हो रहा है उस पर दें। यह काम आज के भारत से पहले किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं कर सके थे। 7 मार्च को वोट पड़ जाने के बाद जब पेट्रोल के दाम बढ़ने की स्थिति आएगी, फिर से महंगाई के सपोर्टरों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। वैसे जब महंगाई के समर्थन में नेहरू को लॉन्च करा दिया गया हो, तब तो और भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जनता महंगाई का रोना रोने वाली है। जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $73 प्रति बैरल थी। तब लखनऊ में पेट्रोल 93 रुपया 63 पैसा प्रति लीटर था। अगस्त 2021 में कच्चे तेल की कीमत कम हो गई और करीब $70 प्रति बैरल हो गई। तब लखनऊ में पेट्रोल 98 रुपया 92 पैसे लीटर हो गया, यानी कच्चे तेल की कीमत घटने पर पेट्रोल महंगा हो गया। इस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $94 प्रति बैरल है, तब लखनऊ में पेट्रोल 95 रुपये 26 पैसा लीटर मिल रहा है। तो इस तरह अगस्त 2021 की तुलना में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $24 ज्यादा हो चुका है। 5 राज्यों के चुनावों के कारण दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या 7 मार्च के बाद इसे बढ़ने से सरकार रोक पाएगी, चाहेगी कि रुक जाए? 4 नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। चार नवंबर को केंद्र ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए के उत्पाद शुल्क की कटौती कर दी। उसके बाद राज्यों ने वैट की दरों में कमी की, जिससे दाम घटने लगे। मगर उसके बाद भी देश के 3 बड़े महानगरों में पेट्रोल आज भी 100 रुपया प्रति लीटर से ज्यादा बिक रहा है और कई शहरों में 95 रुपया प्रति लीटर। मुंबई में 4 नवंबर से पेट्रोल के दाम में बदलाव नहीं आया है। आर्थिक सर्वे में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी 8 से लेकर 8.5% के आसपास रहेगी, तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 70 से $75 प्रति बैरल रहेगा। अगर 7 मार्च तक कच्चे तेल का भाव 70 से $75 प्रति बैरल तक नहीं आता है, मान लीजिए 85 से $95 प्रति बैरल के बीच रहता है, तब भी क्या मुमकिन होगा सरकार के लिए और तेल कंपनियों के लिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम न बढ़ाएं? इस वक्त जब पेट्रोल 90 रुपया लीटर से अधिक कई शहरों में बिक रहा है, तो क्या जनता उसे राहत समझ रही है? और जब दाम बढ़ेंगे 7 मार्च के बाद, तब क्या उसका समर्थन कर पाएगी, या महंगाई के सपोर्टरों से जाकर पूछेगी कि इतने महंगे पेट्रोल का समर्थन अब किन नए तर्कों से करना है? हमारे सहयोगी परिमल, सौरभ ने आज वोटिंग के दौरान कवर करते हुए कई लोगों से इस पर बात की। 100 रुपया डीजल पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया 90 रुपया। इसमें तो बहुत दिक्कत होता है। छोटा खाटो देखो दुकानदार को बहुत अच्छा पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। जैसे मैं डेली 20 किलोमीटर जाता हूँ गाड़ी चला के, ठीक है, मुझे 100 रुपये की पेट्रोल डेली लग जाता है। मेरा इतना बड़ा काम नहीं, छोटा काम है, तो मेरे को दिक्कत होती है कि आगे और ना बढ़े। जो 100 का पेट्रोल डलवाता था उसको 50 का डलवाना पड़ता था। इस तरीके से महंगाई बढ़ी। जब जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आए, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का दाम सस्ता कर दिया ताकि इनकी वोटिंग बढ़ जाए। तो जनता चाहती है कि बदलाव। पेट्रोल 105 रुपये से 95 कर दिया। कोई पता नहीं है सरकार बनने के बाद ये 105 नहीं 150 हो जाए। ये जो लॉकडाउन का जो रहा है ना, कोविड का, इसमें हर तरह का, हर वर्ग का आदमी बहुत परेशान हुआ है, खास तौर पे मध्यम वर्ग का, क्योंकि उनके पास में सरकार की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई एड नहीं है, किसी भी प्रकार का राशन हो गया, कुछ भी नहीं है। वो अपने सिर्फ बैंक बैलेंस पे, अपनी पूंजी पे काम कर रहा है, जिससे वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अगर वो भी नहीं रहेगा तो मुझे मुश्किल है कि सरकार अगर नहीं सोच पा रही तो सरकार फिर कामयाब शायद ना हो पाए। 4 नवंबर के बाद से आज जबकि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा हुआ, तब क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये सिर्फ पॉलिटिक्स, जनता का खून पीना इनको है और कुछ नहीं जो है। नहीं तो आपको लगता है क्या कि चुनाव बाद फिर बढ़ेगा? 34 पैसा डेली बढ़ता है इनका, 34 पैसा डेली बढ़ेगा इनका।
चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, फिर चालू होगा इनका जो है। ये तो चाहते नहीं कि कोई भी पेट्रोल और डीजल भरा करके चले जो है। एक समय था जब सरकार तेल के आयात पर सब्सिडी देती थी ताकि जनता को परेशानी ना हो, लेकिन अब जब यह सब्सिडी नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि बाजार से सब तय होता है, तो 3 महीने से लगभग 2.5 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े, जबकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 20% से अधिक महंगा हो गया है। इसका मतलब है कि जब सरकार को लगता है कि राजनीतिक असर बहुत दूर है, तब वो दाम बढ़ाने का इशारा कर देती है। जब लगता है कि चुनाव आने वाले हैं और चल रहे हैं, तब दाम पर रोक लगाने का इशारा कर देती है। पिछले कुछ वर्षों में जब भी चुनाव हुए हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों का बढ़ना रोक दिया गया है। कम से कम लगातार चुनावों का यह फायदा तो हो रहा है कि रोजगार की बात हो रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। सूचक पटेल ने इस ट्रेंड को लेकर एक रिसर्च किया है, देखने का प्रयास किया है कि आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले क्या होता है, चुनाव के दौरान क्या होता है और चुनाव खत्म होने के बाद किस तरह दाम बढ़ते हैं। तो 2020-21 में जब बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब आचार संहिता लागू होने से पहले के 15 दिनों में 11 बार पेट्रोल के दाम में बदलाव होता है और हर बार दाम बढ़ाया जाता है। बंगाल चुनाव के समय 36 दिनों के दरमियान केवल 4 बार पेट्रोल के दाम में बदलाव आता है, चारों बार दाम घटाए जाते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के 15 दिन के बाद 15 दिन में 8 बार दामों में बदलाव आता है और हर बार दाम बढ़ जाता है। अब अगर मतदान से एक दिन पहले की शाम प्रधानमंत्री किसी इंटरव्यू में यह कह दें कि 7 मार्च के बाद दाम नहीं बढ़ेंगे, तो और बात है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं कहते हैं, आप अपनी जेब का ख्याल शुरू कर दीजिए कि 7 मार्च को जब वोट पड़ जाएगा, तब उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम किस रफ्तार से बढ़ेंगे और यह कहां जाकर रुकेगा। क्योंकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम पिछले साल के अगस्त की तुलना में $24 प्रति बैरल ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि बंगाल के चुनाव में ऐसा हुआ तो यूपी और पंजाब या अन्य 3 राज्यों के चुनाव के बाद नहीं होगा, तो एक और उदाहरण देना चाहूंगा। यह उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव के समय का है। 9 सितंबर 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 82 रुपया 8 पैसा लीटर हो गया था। आचार संहिता लागू होने से पहले के 15 दिनों में 6 बार पेट्रोल के दाम कम किए गए। 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लगती है और पेट्रोल के दाम दिल्ली में 81 रुपए 6 पैसे लीटर हो जाते हैं। 25 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच पेट्रोल का दाम स्थिर रहता है, 81 रुपए 6 पैसे लीटर। 10 नवंबर को नतीजे आए थे, 19 नवंबर तक दाम नहीं बढ़ते हैं। लेकिन 20 नवंबर 2020 को दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपया 23 पैसा लीटर हो गया, यानी बढ़ना शुरू हो गया। 30 नवंबर को 82 रुपया 34 पैसा लीटर हो गया। इस तरह से आप देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों के समय जब पेट्रोल के दाम 82 रुपया प्रति लीटर था, उस वक्त सरकार महंगाई को लेकर कितनी संवेदनशील और सतर्क थी। आज तो दाम 95 रुपया लीटर है और चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के बाद पेट्रोल का रेट कितना बढ़ेगा किसी को पता नहीं। इस समय आप 93 से 95 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं अलग अलग शहरों में। लोगों को एडजस्ट करा दिया गया है कि 95 रुपया लीटर नया सस्ता है। जैसे न्यू नॉर्मल होता है, उसी तरह से ये नया सस्ता है। तो ऐसा है कि हमारा जो पेट्रोल डीजल का जो दाम है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं। एक तो है कि कच्चा तेल बाहर से आता है और उसका दाम क्या है, और उसके आधार पे फिर सरकार उस पर टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो जो टैक्स का जो कंपोनेंट है वो करीब करीब उतना ही है जितना कि कच्चे तेल का दाम का है। तो जब सरकार की मंशा होती है तो सरकार उस पर टैक्स बढ़ा सकती है, टैक्स घटा सकती है, और फिर उससे निर्धारित होगा कि कितना कच्चे का तेल का दाम जो है इंटरनेशनल मार्केट में है और कितना हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका दाम इंडिया में होगा। तो ये देखा गया है जैसे कि बंगाल के इलेक्शन के पहले दाम एकदम जो स्थिर था, उसको बढ़ाया नहीं गया। जैसे ही बंगाल का इलेक्शन हो गया तो उसके बाद दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, और फिर उसके बाद अभी आपने देखा कि जो इसमें कटौती हुई क्योंकि सरकार को लगा कि यूपी का इलेक्शन वगैरह आ रहा है, तो इससे
उन्होंने फिर कटौती की थी आज से 1.5-2 महीना पहले दाम में। और अब जैसे कि आपने कहा कि ये $77 से $93 हो गया है और दाम वही का वही है, तो इसका मतलब है कि सरकार अभी नहीं बढ़ाना चाह रही, क्योंकि ये इलेक्शन हो जाए उसके बाद ही वो करेगी। तो जैसे कि हमने देखा कि बंगाल के इलेक्शन के समय हुआ था, वही मुझे लगता है कि इस बार भी होगा कि ये जो दाम बढ़े हुए हैं, इसमें दाम जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए हैं, तो अब जो यहाँ पे भी बढ़ाया जाएगा जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि दाम कितना होगा पेट्रोल का, डीजल का, और वो फिर पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि वो कब दाम बढ़ाए और कब दाम उसको ना बढ़ाए। पिछले साल जब पेट्रोल 110 रुपया लीटर गया, तब सारी बातें कही गई कि उत्पाद शुल्क बहुत ज्यादा है। उत्पाद शुल्क के नाम पर सरकार ने ऐतिहासिक वसूली की है। एक साल में करीब 4 लाख करोड़ रुपए वसूल लिए गए। इतनी रकम कभी नहीं वसूली गई। उस दौर में महंगाई के सपोर्टर सड़क पर जनता के बीच सीना तान कर बहस कर रहे थे, महंगाई सही है, उतनी बुरी नहीं है। नवंबर तक सरकार ने दाम घटाने के कोई प्रयास नहीं किए। मैं बता रहा हूँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन देश भी बच रहा है, देश भी बच रहा है। आज आदमी भी मर रहा है, मरना कोरोना काल भी मर रहा है। कोरोना काल में हाहाकार मची थी, कैसे ही बच जाए। लेकिन यहाँ 1 करोड़ वैक्सीन लगवा रही है जान बचाने के लिए। अगर कोई और होती नहीं, कैशलेस कितने लाख लोग मरे हैं, करोड़ों की संख्या मरे हैं। चीन में अमेरिका जैसा हिल गया था, ये हिंदुस्तान है जिसमें अपने फिर तैयार हो रहा है। मैं देख लो देश क्या है, 200 रुपए रोज कमा रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, बच्चों को क्या खिलाऊं मैं। मोदी योगी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। ये पेट की भूखे में मिलेगी, एक मिनट पेट की भूखे में देगी। आपको क्या होता है, भूखे मरने से तो अच्छा गोली डायरेक्ट मारती तो है, लेकिन भूखा नहीं मर रहा है, तड़पा तड़पा के मारती है। जो आप रो रहे हो मानता हूँ, वही है मानता। देश चलाने के लिए महंगाई करनी पड़ती है, कंट्रोल होगा। अब इस खबर का भी संबंध तेल के दाम से हो सकता है। चुनाव का खेल शुरू हो चुका है। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, आज ही मिली है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को लखीमपुर खीरी के किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना का संबंध भी उसी गाड़ी से है, थार से, जो पेट्रोल और डीजल से चलती है। 3 अक्टूबर 2020 को जब पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, तब यह थार जीप किसानों को इस तरह रौंदती चली जाती है। लखीमपुर खीरी की यह घटना बताती है कि कुछ लोगों के लिए पेट्रोल कभी महंगा नहीं होता है, मगर लोगों की जान हमेशा सस्ती रहती है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, साजिश थी। एसआईटी ने अपने आरोप पत्र में लिखा भी है। हत्या की साजिश के आरोप में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। 4 महीने से जेल में था। संयुक्त किसान मोर्चा इनकी गिरफ्तारी और गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करता रहा है। इसकी राजनीतिक व्याख्या की जा रही है कि मतदान शुरू होते ही जमानत पर हत्या के आरोपी को बाहर आने दिया गया। जांच एजेंसियों ने मजबूती से केस नहीं लड़ा। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने उमा शंकर सिंह से कहा है कि राज्य सरकार को इस जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। जजमेंट एक तरफ होता है और प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम अलग होता है। अगर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अच्छे से काम करती है तो फिर जजमेंट भी उसके अनुरूप होगा। अब इन्होंने अगर पूरी साक्ष्य ठीक से कलेक्ट नहीं की या प्रेजेंट नहीं की, तो मैं तो कहूँगा ये जो बेल हुई है ये प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का फेलियर है कि वह कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस जो भी बेल ऑर्डर हुआ है तुरंत इसकी अपील की जाए, इसमें स्टे मांगा जाए, क्योंकि ये इतना सीरियस ऑफेंस है और इतनी पब्लिकली लाइक एक पावर में लोग जब रहते हैं और जो डेयर करके लोग ऑफेंसेस करते हैं, ये उस तरह का ऑफेंस है। हमने धमकी भी दी और करके भी दिखाया। क्या एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अभय मिश्रा की जमानत को चुनौती देगी? इस सवाल को अभी यही रहने देते हैं। अब आते हैं नेहरू पर। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई और नेहरू का जिक्र कर इसकी बहस में नेहरू को लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई साल तक नेहरू के मीम बने और उन्हें मुसलमान बताया गया ताकि पढ़े लिखे मिडिल क्लास नेहरू से नफरत कर सके। यही नहीं, आज की हर बड़ी नाकामी को नेहरू से जोड़ दिया जाता है।
नेहरू से नफरत करने के मामले में मध्यम वर्ग ने कभी निराश नहीं किया। उम्मीद है 7 मार्च के बाद जब पेट्रोल महंगा होगा तो नेहरू के नाम पर मध्यम वर्ग उन दामों का स्वागत करेगा। ध्यान से सुनिएगा, कहीं प्रधानमंत्री चुनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय कारणों के लिए भूमिका तो तैयार नहीं कर रहे हैं। यह भी देखिएगा कि प्रधानमंत्री मजा लेने के लिए नेहरू का नाम किस तरह ले रहे हैं। महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए, आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। उम्मीद है आपको भी नेहरू के बहाने महंगाई पर मजा आया होगा। इस भयंकर महंगाई के दौर में जब लोग बर्बाद हो रहे हैं, जब जनता गरीबी में धकेली जा रही है, उसके पास खाने कमाने के मौके और पैसे नहीं हैं, तब नेहरू का नाम मजा लेने के लिए लिया जा रहा है। यह नेहरू की कितनी बड़ी उपयोगिता है कि फटे हाल में उन्हें मजा लेने के लिए याद किया जा रहा है। अब आगे सुनिए प्रधानमंत्री कैसे आज की महंगाई को नेहरू के दौर की महंगाई से जोड़ देते हैं। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो बता सकेंगे कि नेहरू ने भी अंतर्राष्ट्रीय कारणों के आगे हाथ ऊपर कर दिए थे, जो कि इन दिनों चुनावी कारणों से नहीं बढ़ रहे हैं? क्या वे यह भी कहना चाहते हैं कि नेहरू के समय उतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तब नेहरू ने महंगाई को लेकर हाथ खड़े कर दिए? भारत 200 साल के उपनिवेश से आजाद हुआ था 1947 में। अंग्रेजों ने इसे लूटा था, हर चीज आयात होती थी, तो जाहिर है बाहर के देशों में दाम का असर भारत के लोगों पर पड़ना ही था। भारत और उसके विरोधाभास, यह किताब जॉर्ज और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखी है। आजादी से ठीक 4 साल पहले बंगाल में पड़े अकाल से भारत में 20 से 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इतने ही लोगों की मौत 1947 के बंटवारे में हो गई। अंग्रेजों ने इस मुल्क को जी भर कर लूटा था। एक उजड़े और बिखरे चमन के रूप में यह मुल्क 1947 से अपनी यात्रा शुरू करता है। इस किताब में अमर्त्य सेन और जॉर्ज लिखते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर आजादी के बाद कई दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर खासी सुस्त थी। सालाना करीब
3.5%। फिर भी औपनिवेशिक दौर की करीब शून्य और कभी कभी माइनस दर की तुलना में यह एक बड़ी छलांग थी। नेहरू ने देश की जीडीपी को 0 से 3.5 पर पहुंचा दिया, यानी 3.5% का इजाफा किया। 2014 से 2021 तक क्या नरेंद्र मोदी भारत की जीडीपी में 3.5% की वृद्धि कर पाए हैं? 1951 में एक भारतीय औसतन 32 साल का जीवन जीता था और आज 66 साल का जीता है। क्या यह तरक्की बिना देश को गरीबी और कुपोषण से निकाले ही हो गई? एक और बात है, भारत औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी व्यवस्था से आजाद हुआ था, जो ठीक ठीक भले ना हो, लेकिन आज के ग्लोबल व्यवस्था का ही एक रूप था। उस समय की महंगाई और गरीबी से आज तुलना करना सही नहीं होगा। अगर वो सही है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को भी बताना चाहिए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी महंगाई और पेट्रोल के दाम को लेकर जो कहा करते थे, उसकी तुलना में आज पेट्रोल और डीजल के दाम कहां हैं? 2014 के साल में क्या उन्हें नेहरू का पता नहीं था? पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में पेट्रोल 70-72 रुपया लीटर बिक रहा था। तब का यह प्रचार है कि स्कूटर खड़ा कर दिया है, बस से चलने लगे हैं, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। क्या आज यह असर नहीं पड़ता होगा जब पेट्रोल 95 रुपए लीटर, 110 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है? क्या तब नेहरू और अंतर्राष्ट्रीय कारण नहीं नजर आए? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें नहीं पता था? लोकसभा में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को याद दिलाया कि जब विपक्ष वाले सरकार में थे तब महंगाई को लेकर क्या कहते थे, लेकिन खुद भूल गए कि जब वे विपक्ष में थे तो महंगाई को लेकर क्या कहते थे, और सरकार में आकर आज के विपक्ष की भाषा क्यों बोल रहे हैं। 2012 का एक बयान सुनाता हूं। तब लगता है कि नेहरू की खोज उस वक्त तक नहीं हुई थी। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देखते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश ना सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां पर ला करके रख दो, सबके गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। तो इसी के हिसाब से, उनके ही बयान के हिसाब से, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पहुंचा सकते हैं, वहां जहां मनमोहन सिंह छोड़ गए थे? 2014 जनवरी में दिल्ली में पेट्रोल का रेट 71 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर था। इस समय 95 रुपए लीटर से अधिक है। लोकसभा में जिस तरह से महंगाई की बहस में नेहरू को लाया गया है, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री चुनाव के बाद महंगाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तब यही नेहरू वाला बयान चलाया जाएगा कि जब नेहरू ने महंगाई को लेकर लाल किला पर हाथ खड़े कर दिए थे, तब क्यों नहीं पूछा गया। लेकिन प्रधानमंत्री को नेहरू से श्रेष्ठ बताया जाता है, तब फिर उन्हें नेहरू की तरह हाथ ऊपर नहीं करने चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि 7 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी हैं, नेहरू नहीं हैं। वैसे नेहरू से पहले नसीब भी एक कारण था, महीना फरवरी का ही था, बस साल 2015 का।
अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। वैसे एक बात और नोट करने लायक है, वाजपेयी का काल शाइनिंग इंडिया का काल बताया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू से तो तुलना करते हैं, लेकिन कभी भी अपने कार्यकाल को शाइनिंग इंडिया वाले इंडिया से श्रेष्ठ नहीं बताते हैं, उसका जिक्र नहीं करते हैं। महंगाई को लेकर अगर प्रधानमंत्री यह साबित भी कर देते हैं कि कांग्रेस के कारण महंगाई बढ़ी है, नेहरू के कारण बढ़ी है, तो उससे जनता का क्या भला होने वाला है? क्या वे कांग्रेस की इस गलती को ठीक कर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 रुपए लीटर से कम कर देंगे, या फिर विकास के लिए पेट्रोल का महंगा होना जरूरी बताया जाने लगेगा, जैसा कि पिछले साल मंत्रीगण बताते नहीं थकते थे? Now, I'm not the finance minister, therefore I don't think that's an appropriate answer for me to give. But all I can tell you, and because it's relevant here, that the 32 rupees a litre that we collect provides us the ability to provide all these welfare services, including 1 billion vaccine. आजाद भारत के समय एक गरीब देश को गरीबी से बाहर निकालना था और उसका निर्माण करना था। नेहरू ने जो उस समय कहा किया वो अपनी वास्तविकता थी, उसकी अपनी कमियां थीं उस समय की। क्या आज प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि आज की वास्तविकता क्या है? जब अंतर्राष्ट्रीय कारणों से दाम बढ़ रहे हैं तो फिर चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और चुनाव के बाद क्यों बढ़ने लग जाते हैं? फिलहाल आप सरसों तेल के दाम के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं, वैसे भी अभी बहुत ज्यादा देने लगे हैं। क्या खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ने वाले हैं? ब्लूमबर्ग के प्रतीक पारिजा ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम में 15% और सोया तेल के दाम में 12% तक की वृद्धि हो चुकी है। भारत इन दोनों तेलों का आयात करता है। पिछले साल 14 अक्टूबर को सरकार ने खाद्य तेलों को सस्ता करने के लिए आयात शुल्क में कटौती की थी, लेकिन अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। पिछले साल सरसों तेल कभी 60 रुपए 64 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन बढ़कर 170-80 रुपए किलो हो गया। अहमदाबाद में आज भी 195 रुपया किलो है और पटना में 178 रुपया किलो। आम आदमी के लिए सरसों तेल सोना हो गया है। इसलिए यूपी चुनाव को देखते हुए वहां की राज्य सरकार मार्च के महीने तक मुफ्त राशन के साथ 1 किलो सरसों तेल भी दे रही है। मार्च के बाद देगी या नहीं देगी पता नहीं। 8 फरवरी को राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 31 मार्च तक के लिए खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। रिजर्व बैंक ने भी आज कहा है कि महंगाई की दर 5% से अधिक होने वाली है, जबकि उसके अनुसार 2 से 4% के बीच ही महंगाई सहनशील मानी जाती है। इसका असर जीडीपी पर भी पड़ सकता है, जो 8% से कम बताई गई है रिजर्व बैंक के अनुसार। रवीश रंजन ने कुछ लोगों से बात की है। एक महिला ने रवीश को कहा कि 500 रुपया किलो सरसों तेल हो जाए तो कोई बात नहीं। क्या बात कही है? तेल क्या रेट है? कुछ भी हो कोई बात नहीं, इससे कोई बात नहीं। गेहूँ फ्री मिल रहा है, नमक फ्री मिल रहा है, सारा कुछ फ्री। तेल 500 लीटर हो जाओ, फिर भी वोट मोदी है। तेल 500 लीटर हो जाओ, हम तब भी सुकून है। आपका भी मुद्दा नहीं, मुद्दा महंगाई है। हाँ। मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। अच्छा। जो युवा वर्ग को किसी को रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला बिल्कुल। अच्छा। 5 साल से लड़के ओवरेज हो गए। हाँ। लेकिन रोजगार के नाम पे बिल्कुल उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, आप देख ही रहे हैं, सिलेंडर 1000 तक जा लिया। सब्सिडी पहले 350 शुरू हुई थी, जो 4 रुपए पे आ गई है। महंगाई के सपोर्टर वाकई लाजवाब लोग हैं। यह उनकी राजनीतिक शक्ति है कि लोगों ने दिमागी शक्ति का इस्तेमाल उनके आगे छोड़ दिया है। 100 रुपया लीटर पेट्रोल और 500 रुपया किलो सरसों तेल के दाम के सपोर्टर पैदा कर देना इतना आसान नहीं होता है। सोचिए इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल कितना कम से कम किया होगा, वह भी उस प्रदेश में, उस देश में जहां मार्च तक 1 किलो सरसों तेल लोगों को फ्री दिया जा रहा है और देश में 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर जी रहे हैं। अजय सिंह ने बनारस के कुछ लघु व मध्यम उद्योगों की हालत पर रिपोर्ट पेश की है।
तकरीबन 80 साल से चला आ रहा ग्लास बीड्स का यह कारोबार लघु उद्योग का हिस्सा माना जाता है। 10,000 से अधिक कारीगर काम करते हैं और कारोबार 200 करोड़ तक पहुंच गया। मगर चीन से चुनौती मिलने के कारण इनका कारोबार हाथ से जाने लगा और कारीगरों की संख्या 10,000 से घटकर 100 पर रह गई। हम लोगों को सरकार से बहुत उम्मीद थी कि इस बजट में वो जरूर जो बात हम 5 साल से और 10 साल से रट रहे हैं, पत्रक दे चुके हैं, उस पर ध्यान देती। अगर 400 रुपया प्रति किलो कस्टम ड्यूटी लगा दी होती जो अधिकतम है, तो अगले 3 साल के अंदर 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जिन जिन लोगों ने लोन लिया आज से 2 साल या 3 साल या 4 साल पहले, किसी का मकान बिक गया, किसी का खेत बिक गया। ऐसे लोन से क्या फायदा? ग्लास बीड्स के बाद हम पहुंचे बनारस एग्रो इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री बीते 43 साल से कृषि यंत्र बना रही है और आसपास के 300 किलोमीटर तक के दायरे के किसान इससे यंत्र खरीदते रहे हैं। यह इंडस्ट्री जीएसटी की मार झेल रही है, जिसके कारण कच्चा माल महंगा होता जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई के कारण किसानों की खरीद क्षमता घटी है, तो दाम भी नहीं बढ़ा सकते हैं। जब पहले जीएसटी नहीं था, फार्मेसी से माल आता था, उस समय कृषि यंत्र वालों को अलग से जो है लोहा रियायती दर पे जो है मिलता था। लेकिन अब जब से जीएसटी लगा है तो सब पे जो है हर प्रोडक्ट में जो है 18% का ही टैक्स लग रहा है। तो कृषि यंत्र के लिए कहते तो हैं किसानों के लिए विशेष व्यवस्था, लेकिन कृषि यंत्र के लिए कोई विशेष व्यवस्था तो है ही नहीं है। राजेश भाटिया माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। गत्ते का बॉक्स बनाने का काम है। भाटिया भी रॉ मटेरियल का दाम बढ़ने और महंगाई के वजह से परेशान है। मेटल, लोहा, पीतल, तांबा, कॉपर, प्लास्टिक, पेपर, ये जो बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे 90 से 95% इकाइयाँ इन्हीं रॉ मटेरियल से चलती हैं, उनके दाम 1 से 1.5 गुने बढ़ गए। तो आप 1 से 1.5 गुने जब दाम बढ़ गए तो आपका कलेक्शन 1,40,000 करोड़ पहुंच गया। तो आप ये मत सोचिए कि प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारा प्रोडक्शन वही है, हमारा प्रोडक्शन नंबर्स में कम हो रहा है, लेकिन वो वैल्यू इसलिए बढ़ गई कि आपने रेट बढ़ा दिया, महंगाई आसमान पे है। छोटे और लघु उद्योगों पर एक बड़ी मार इनकम टैक्स की विसंगति की भी है। कारपोरेट सेक्टर को टैक्स का जो स्लैब है वो 20% है और हमारी जो इकाई है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो छोटी इकाइयाँ हैं वो 30% के स्लैब में है। और सरकार से लगातार पिछले साल भी ये मांग की गई थी, अब की बार भी मांग की गई थी कि हमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जो कारपोरेट कंपनियां हैं, उनके समान टैक्स स्लैब में हमको भी रखिए। बनारस में उद्यम रजिस्ट्रेशन में 20,584 छोटे मझोले उद्योग रजिस्टर हैं, जबकि बहुत से रजिस्टर नहीं होंगे। साफ है कि अर्थव्यवस्था की नींव स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज में है। ये आर्थिक व्यवस्था का धड़कता हुआ दिल है। सरकार को इस दिल को चालू रखने का हर उपाय करना चाहिए, नहीं तो अगर यह दिल धड़कना बंद कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के जरिए आत्मनिर्भर भारत की बात सरकार कह रही है, लेकिन जिस लघु और छोटे उद्योग के रास्ते आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए राह आसान बन सकती है, उसके हाथ तो फिलहाल खाली नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये दावा कितना सही और कितना कामयाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते रहे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और वो वोट नहीं दे सके। आगरा में रहने वाले 62 साल के भूतपूर्व सैनिक जोगिंदर तैयार होकर पूरे परिवार के साथ उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने यानी वोट डालने पहुंचे। लेकिन वोटिंग बूथ पर पहुंचने पर पता चला कि उनके पूरे 8 सदस्यों के परिवार का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। जोगिंदर पिछले 40 साल से वोट डाल रहे हैं।
पर इस बार वोट नहीं डाल सके। अच्छा, जोगेंद्र प्रसाद जी। हाँ जी, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। भूतपूर्व सैनिक हैं आप? सैनिक थे। आप पिछली बार वोट किया था 2019 में? किया था। 2017 में किया, 2014 में किया। इस बार नहीं कर पा रहे? इस बार नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे पूरे परिवार के नहीं है। आपके पूरे परिवार का नहीं? हाँ जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार? हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं? जी। और 8 के नाम नहीं है? नहीं है। कितना खराब लग रहा है आपको? बहुत खराब लग रहा है। क्या लग रहा है बताइए? बहुत लग रहा है इस सरकार में, क्या ऐसी सरकार आई है, चाहते थे नहीं हो रहा पाएगा। नहीं, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। ये तस्वीरें अलीगढ़ की विधानसभा इगलास के गांव कजरौट की हैं, जहां ग्रामीण बेहद नाराज हैं। गांव वालों का आरोप है कि उनके गांव में 700 से ज्यादा वोट हैं, लेकिन 500 से ज्यादा वोट वोटर लिस्ट से गायब हैं। महज 200 लोग ही वोट डाल पाए। मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रहे लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। आपने वोट डाला है? ना डालो। आपका वोट आया था? ना आया, अब की ना आया। कितने सालों से वोट डाल रही थी? 17 साल से वोट डाल रही हूँ मैं। और अब की बार वोट नहीं आया? अब की बार ना आया वोट। कहाँ की रहने वाली है? कजरौट की। इतने ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोट नहीं आए हैं? वो 400-500 लोग हैं। हाँ, सही कह रही हैं। अब क्या वजह, हमें क्या मालूम, पढ़े लिखे हैं कोई हम। वोट डालने गई थी? हाँ गए। क्या बोल दिया आप? नो बोल दी कि जो तुम्हारा वोट पड़ेगा अब नहीं पड़ेगा। अच्छा, वोट डल गया आपका? डल गया। नो कह दी नहीं। वोट आया है आपका? वोट पर्ची आई है, वोट ना डालन दिया माँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 71 साल की नसीम जब वोट डालने बूथ पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर अब? ये कह रहे थे पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। जब नसीम की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो प्रशासन ने मानवीय भूल बताते हुए नसीम को घर से बुलवाया और फिर उनका वोट डलवाया। आगरा के राम प्रकाश का भी ऐसा ही आरोप है कि जब वो वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट डल गया है। मेरा वोट नहीं डल रहा था। क्यों नहीं डल रहा है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर पड़ गया है? हाँ। तो आप चैलेंज वोट के लिए कहा आपने उनसे? मैंने कहा मैं तो अभी आ रहा हूँ सर, गांव से बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ और मेरे तो कोई निशान भी नहीं है कि नहीं, निशान पेशान तो सब मिट जाते हैं। दरअसल कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांगों के वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डलवाए हैं, जिसकी पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया मांगी, पर चुनाव आयोग ने हमें अब तक इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया है। सोचिए, एक रिटायर्ड फौजी जो पिछले 20 दफे अपने जीवन में वोट डाल चुके हैं और वो इस बार वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो सोचिए कि जो प्रदेश की 5 साल सरकार चलेगी उसमें तो इनका योगदान ही नहीं रहेगा, इनका मत ही नहीं रहेगा। तो फिलहाल अब जवाबदेही चुनाव आयोग पर है। सहयोगी विनीत और नसीम के साथ आगरा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी को बंगाल और केरल नहीं बनाने देना है। राष्ट्रवाद का नाम लेते लेते हर बात में एक राष्ट्र एक समान, एक राष्ट्र एक गान करते करते विरोधी दलों की सरकारों वाले राज्यों के प्रति प्रेम का यह इजहार ठीक वैसा है जैसे महंगाई की बहस में नेहरू के नाम का मजा लेना। कभी आपने सोचा था कि आपको ऐसा बना दिया जाएगा? आप क्या से क्या हो गए ये अभी नहीं, 20 साल बाद सोचिएगा। हम ब्रेक ले रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि गुजरात में 20 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोरोना से 6 एम्बुलेंस चालकों की और 20 नर्सों की भी मौत हुई है। 128 पैरामेडिकल स्टाफ की कोरोना से मौत हुई है। लेकिन इस जवाब के काउंटर में दिव्य भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है। पहले पेज पर यह रिपोर्ट छपी है। भास्कर ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डेटा लेकर कोविड से मरने वाले राज्य के 95 डॉक्टरों के नामों की सूची छाप दी है। कोविड से मरने वालों के बारे में गुजरात सरकार का आधिकारिक आंकड़ा 10,740 है। लेकिन जब मुआवजा की बारी आई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो सरकार ने 87,000 लोगों को मुआवजा दिया है।
तो आपने देखा गुजरात में कोविड से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 10,000 ही था और कोविड से मरने वाले 87,000 लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। जब राज्य सरकार का यह रिकॉर्ड है तब यह सवाल भी गंभीर है कि 95 डॉक्टरों की सूची आईएमए जारी कर रहा है तो देश के स्वास्थ्य मंत्री 20 क्यों बता रहे हैं।